माँ बाप के बगैर रहना बिल्कुल भी आसान नहीं हुआ करता। अल्लाह ना करे कि आप लोगों को अपने पेरेंट्स के बगैर कभी रहना पड़े। आज 24 दिसंबर है, रात के 3 बजे का टाइम है। शदीद सर्दी हो रही है और आज भी मुझे अपनी माँ उतनी ही शिद्दत से याद आ रही है जैसे कि वो मुझसे दूर हुई नहीं थी। मेरा नाम प्रिया है और मुझे याद है 2016 में जब मैं सिर्फ 13 साल की थी, उस वक्त मेरी माँ का देहांत हो गया था। हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। मैं थी, मेरी मदर फादर थे और साथ ही मेरा बड़ा भाई था जो कि हमेशा मुझे सपोर्ट किया करता था, मुझे समझाया करता था और जब भी मैं मुश्किल में होती थी तो कम से कम मुझे संभालने की कोशिश किया करता था। हाँ, हम लोग आसाम के एक छोटे से गांव में ज़रूर रहा करते थे, लेकिन जब तक मेरी माँ जिंदा थी, दुनिया जहाँ की सहूलतें, दुनिया जहाँ की खुशियाँ मेरी गोद में मौजूद हुआ करती थी। लेकिन आज इतने साल गुजर जाने के बावजूद भी, जबकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो चुकी है, हम लोग कदरे बेहतर हो चुके हैं, लेकिन ये जो भी बातें हैं किसी भी तरह मेरी माँ की कमी को पूरा नहीं कर सकती। खैर, जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ था तो मेरी माँ के इंतकाल के बाद हमारी एक बहुत पुरानी आया थी जिन्हें हम पार्वती देवी के नाम से पुकारा करते थे। वो सालों से हमारे घर में हमारी खिदमत करती चली आई थी और मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी माँ मुझे छोड़ के गई थी तो उस वक्त भी पार्वती देवी ने न सिर्फ हम सबको संभाला था बल्कि हमारा सहारा बनने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा हुआ करता है जिसके बारे में सोच के ही आपको रोना आ जाता है। मेरी माँ के इंतकाल के सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर पार्वती देवी भी बीमार हुई और देखते ही देखते हम सबको छोड़ के इस दुनिया से चली गईं। इसी तरह टाइम गुजरता रहा और मुझे अच्छी तरह याद है कि 2019 जनवरी चल रहा था। मेरे एग्जाम्स होने वाले थे, मैं अपने पेपर्स की तैयारी कर रही थी। मेरा भाई उस दौर में एक कॉल सेंटर में जॉब किया करता था, जबकि जो मेरे फादर थे वो किसी काम से किसी दूसरे शहर में अपने दोस्त के हमरा गए हुए थे। रात के तकरीबन 4:30 बजे का टाइम था और अब मैं सोच ही रही थी कि टाइम आ चुका है या मुझे नींद आने लगी है, मुझे जाके सोना चाहिए। जैसे ही मैंने अपनी किताबें बंद करना शुरू की तो मुझे ऐसा लगा कि लेफ्ट साइड से एकदम से कोई मूवमेंट हुई है। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है या हो सकता है कोई बिल्ली गुजरी हो। मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे ही मैंने किताबें समेटी तो अब मुझे बाकायदा लगा कि कोई सफेद वजूद लेफ्ट साइड से, यानी कि जहां पे कमरा मौजूद है, ना सिर्फ उस कमरे से निकला है बल्कि निकलने के बाद जहां पे स्टेयर्स हैं उस तरफ चलता हुआ गया है। अब जब मुझे यकीन हो चला कि कोई ना कोई वहां से निकला था तो अल्टीमेटली मैं खड़ी हुई और मैंने सोचा कि मैं वहां जाके देखती हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चोर घर में दाखिल हो गया हो। खैर, इससे पहले कि मैं उस तरफ बढ़ती, मैंने सोचा कि क्यों ना लाइट जला दी जाए और लाइट जलाने से ये जो स्टेयर्स हैं यहाँ पे रोशनी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने लाइट का बटन ऑन किया तो बजाय इसके लाइट जलती, ऐसा लगने लगा जैसे या तो लाइट खराब हो गई है या बटन काम नहीं कर रहा। बहरहाल मेरे पास एक टॉर्च लाइट मौजूद थी, वो टॉर्च मैंने उठाया और आहिस्ता आहिस्ता स्टेयर्स की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं स्टेयर्स की तरफ बढ़ रही थी तो मुझे यकीन होता चला था कि स्टेयर्स के नीचे की तरफ कोई बैठा हुआ है और ना सिर्फ बैठा हुआ है, वहां बैठ के या तो कोई मंत्र पढ़ रहा है या फिर जैसे हमिंग की आवाज हुआ करती है वैसे आवाज निकाल रहा है। मेरा गुमान यही था कि यकीनन कोई चोर होगा और अगर चोर होगा तो अपने तौर पे मैं उससे निपटने की कोशिश करूंगी या फिर कम से कम उसको पकड़वाने के लिए कोई ना कोई काम करूंगी। जैसे जैसे मैं मजीद आगे बढ़ रही थी, ये जो हमिंग की आवाज थी ये मुसलसल बढ़ती चली जा रही थी
और बिलाखिर एक पॉइंट ऐसा आया कि अब मुझे यकीन हो चला था कि कोई ना कोई चौथी या पांचवी सीढ़ी पे बैठा हुआ है। ये जो सीढ़ी वाला हिस्सा था मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूबा हुआ था और मैं दबे कदमों के साथ उस तरफ बढ़ती चली जा रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि जो भी वहां पे बैठा हुआ है उसको पता चले कि मैंने उसको देख लिया है या मुझे पता चल चुका है। जैसे ही मैं स्टेयर्स के बिल्कुल सामने पहुंची और जीने पे से जब मैंने स्टेयर्स की तरफ झांकना शुरू किया तो मुझे यकीन हो चला कि कोई चौथी या पांचवी सीढ़ी पे बैठा हुआ है और जो भी वहां पे बैठा हुआ है उसने सफेद कलर का लिबास पहन रखा है। अब जैसे ही मैंने उस वजूद को देखा तो मैंने टॉर्च लाइट ऑन की और उसकी तरफ मारी। जैसे ही मैंने टॉर्च लाइट ऑन की और रोशनी नीचे की तरफ पड़ी तो सबसे पहले जो टॉर्च लाइट थी वो सर के ऊपर पड़ी और मैंने देखा कि वो जो औरत है उसके सफेद बाल हैं और उन बालों के दरमियान यानी उसकी मांग में संदूर मौजूद है। अभी जबकि मैं उसके बालों पे गौर ही कर रही थी कि एकदम से उसने अपना मुंह मेरी तरफ किया और जब मैंने उसके मुंह की तरफ देखा तो ये देख के मेरे होश उड़ गए कि मेरे सामने स्टेयर्स के ऊपर पार्वती देवी बैठी हुई थी। उनकी मांग में ना सिर्फ संदूर मौजूद था, उनके माथे पे एक बिंदिया लगी हुई थी और उनकी जो आई बॉल्स थी वो मुकम्मल तौर पे सफेद थी। इसके साथ साथ उनके हाथ में एक मटका नुमा चीज मौजूद थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो मिट्टी का कोई छोटा सा मटका है। अब जैसे ही मैंने पार्वती देवी को देखा तो कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे वो इस दुनिया में मौजूद हैं और वो हमें छोड़ के कभी गई ही नहीं थी। मेरे दिमाग ने मुकम्मल तौर पे मेरा साथ देना छोड़ दिया था और मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ मेरे सामने मौजूद है क्या यह ख्वाब है या फिर कोई अफसाना है। बहरहाल इसी दौरानिए में जबकि वो मेरी तरफ मुंह करके यानी ऊपर की तरफ मुंह करके मुझे देख रही थी तो एकदम से उन्होंने अपना मुंह खोलना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने अपना मुंह थोड़ा सा खोला तो देखते ही देखते उनकी जो जबान थी वो तकरीबन 4 या 5 इंच तक बाहर निकली हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उनकी जबान से खून टपक रहा है। एक बहुत ही खौफनाक मंजर मेरे सामने मौजूद था और मैं चाहने के बावजूद भी न वापस पलट पा रही थी न वहां से मैं मूव कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्टक हो चुकी हूं। अब जबकि मैं उनको देख ही रही थी तो देखते ही देखते वो ना सिर्फ खड़ी हुई बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने स्टेयर्स के जरिए ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ आ रही थी वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि मेरा आखिरी टाइम शुरू हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरी मौत है वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ती चली जा रही है। जैसे ही उन्होंने 2 या 3 स्टेयर्स क्रॉस की और वो मेरे बिल्कुल करीब पहुंच चुकी तो मैंने एक जोरदार चीख मारी और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मेरी आंख खुली तो मेरे करीब जवार में मेरे फादर खड़े हुए थे, मेरा भाई मौजूद था और इसके अलावा 1-2 डॉक्टर्स थे जो मेरे सामने मौजूद थे। मैं एक अस्पताल के अंदर मौजूद थी और डॉक्टरों का कहना था कि मैं तकरीबन 3 से 4 दिन तक मुकम्मल बेहोश रही हूं। खैर जब मेरे सेंसेस बहाल हुए और तकरीबन 4 या 5 घंटे का टाइम गुजर चुका था तो जो भी वाकया मेरे साथ पेश आया था वो सारा का सारा ना सिर्फ मैंने डॉक्टर को बताया बल्कि अपने फादर और भाई को भी मनोअन बयान कर दिया। ये वाकया सुनने के बाद डॉक्टर का ख्याल था हो सकता है कि मुझे कोई वहम हुआ हो, जबकि जो मेरे भाई थे या जो मेरे फादर थे उनका ख्याल था कि वाकई में मेरे साथ ऐसा हुआ होगा। मेरे भाई का भी यही कहना था कि उसने 2-3 दफा पार्वती देवी को स्टेयर्स के पास न सिर्फ बैठे हुए देखा है बल्कि अक्सर उसको अपने कमरे में उनकी मौजूदगी का एहसास हुआ करता है। अब ये सारा वाकया सुनने के बाद
जब मैं अस्पताल से फ्री हुई तो तकरीबन 7 या 8 दिन गुजर चुके थे और उसके बाद भी मेरा किसी भी तरह उस घर में वापस जाने का दिल नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे फादर ने जल्द अज जल्द एक पंडित से राब्ता किया और वो जो पंडित थे न सिर्फ हमारे घर में आए बल्कि हमारे घर में आने के बाद उन्होंने पूजा पाठ की। तकरीबन 1 महीने के बाद हमारे घर की जो सूरत-ए-हाल थी वो नॉर्मल हुई और शुक्र है कि उसके बाद से हमें पार्वती देवी कभी भी नजर नहीं आई। मेरा नाम इमरान है और मुझे अच्छी तरह याद है कि 2007 में जब हम लोग कोरंगी में रहा करते थे तो मैं महज 19 या 20 साल का था। मेरे फादर कोशिश किया करते थे कि हम लोग मगरिब के बाद घर से बाहर ना निकलें। उसकी 2 वजूहात थी। एक वजह तो कॉमन थी कि कराची के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे और जो दूसरी वजह थी वो ये थी कि जो मेरे फादर थे वो कहा करते थे कि जो हमारा एरिया है यानी कि कोरंगी कॉजवे, उस एरिया के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ या बहुत सारी मिथ्स हैं जो मशहूर हैं। तो तुम लोग कोशिश किया करो कि मगरिब के बाद घर से बाहर ना निकलो और अगर निकलो भी तो इस पुल की तरफ या इस एरिया की तरफ ना जाओ। अब हम यूथ थे, जवान थे, खून गर्म था। हमारी कोशिश होती थी कि हमारे फादर के मना करने के बावजूद भी जब भी मौका मिले हम दोस्तों के हमरा इस कॉजवे पे या इस रूट पे चले जाया करते थे। उस वक्त जो बातें थी वो बड़ी नॉर्मल थी और इत्तेफाक से हमारे साथ न कोई वाकया पेश आया था और ना ही ऐसा लगा करता था कि उस तरफ ऐसे कोई मामलात मौजूद हैं। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में यानी आप समझ लें कि 2021 और 22 में जब मैंने एक सिक्योरिटी इदारे को ज्वाइन किया तो इत्तेफाक से जो मेरी डिप्लॉयमेंट थी वो जहाँ पे मैं रहा करता था उसके करीब ही मौजूद थी। तो अक्सर ऐसा होता था कि हमारी शिफ्ट जो है वो चेंज होती रहती थी। कभी हमें दिन की शिफ्ट मिलती थी, कभी रात की शिफ्ट मिलती थी और सच्ची बात तो यह है कि रात की शिफ्ट के काम करने का अपना ही मज़ा है। तो 18 या 19 जनवरी थी, शदीद सर्दी हो रही थी और इत्तेफाक से रात के तकरीबन 2-पौने 2 बजे का टाइम था। अब हमें गश्त करना था और मैं इत्तेफाक से बाइक पे मौजूद था। मेरे साथ मेरा एक और सिपाही मौजूद था और हमें उस एरिया में यानी कोरंगी कॉजवे का जो रूट है उस तरफ से ही चक्कर लगाना था, क्योंकि उस रूट के बारे में बहुत सारी कंप्लेंट्स थी जो आ रही थी। कहा जाता था कि चोरी डकैती बहुत होती है, यहाँ पे मोबाइल स्नैच किए जाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर के बहुत सारे मसले हैं जो वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, जब हमने पहला चक्कर लगाया यानी कि हम आप समझ लें कि लाइसेंस ऑफिस वाला जो रोड था वहाँ से होते हुए कॉजवे से होते हुए बिलोच कॉलोनी की तरफ आए तो सब कुछ नॉर्मल था। अब हम लोग तकरीबन 15 या 20 मिनट तक बलोच कॉलोनी का जो पुल है उसके करीब खड़े रहे। उसके बाद हम लोगों ने वापसी का रास्ता लिया यानी कि यू टर्न घुमाया और वो जो सिटी स्कूल वाला रास्ता है वहाँ से होते हुए सीधे नदी की तरफ यानी कॉजवे की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही हमने कॉजवे का जो आप समझ लें नदी थी या पुल था उसके ऊपर चढ़ाई की तो आपको पता है कि वो जो रास्ता है वो थोड़ा सा अनइवन है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा टर्न्स मौजूद हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता नहीं है। खैर, जैसे ही हम उस पुल के ऊपर या कॉजवे पे एंटर हुए तो मुझे ऐसा लगा कि उस रूट पे तकरीबन आप समझ लें 50 फीट के फासले पे कोई औरत है जो चलती भी जा रही है। अब रात के 2-2:30 बजे का टाइम है, शदीद सर्दी हो रही है और नॉर्मली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतनी रात में कोई औरत वहां पे मौजूद हो। अच्छा, मैं क्योंकि बाइक चला रहा था तो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी, जबकि जो मेरे साथ सिपाही मौजूद था वो इधर उधर देख रहा था। मुझे लगा कि शायद उसने भी इस औरत को देखा है। खैर, जैसे जैसे हम उस औरत के करीब बढ़ रहे थे तो वैसे वैसे मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो औरत है ये कुछ एक्स्ट्रा लंबी है, यानी इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है और जैसे कि औरतें आमतौर पे चला करती हैं ये वैसे नहीं चल रही,
ऐसा लग रहा है जैसे ये हवा में लेविटेट कर रही है, या इसके जो पाँव हैं वो एटलीस्ट ज़मीन पे मौजूद नहीं है। अब मैंने जो बाइक की स्पीड थी उसको ना सिर्फ आहिस्ता किया, बल्कि मैंने जो मेरा सिपाही पीछे बैठा हुआ था उसको कौनी मारी, उसको मुखातिब किया, जैसे कि मैं उसको बताना चाहता हूँ कि सामने देखो। मेरे मुतवज्जा करने पे जब उसने भी उस औरत की तरफ देखा तो कहने लगा कि भाई ये मामला नॉर्मल नहीं लग रहा। खैर मैंने कहा यार आगे चलते हैं, चल के देखते हैं, हो सकता है कोई साजिश हो या हमें ऐसा लग रहा हो। जैसे जैसे हम उस औरत के बिल्कुल करीब पहुंचे तो वो जो औरत थी उसके जो पाँव थे वो तकरीबन 1 फीट के फासले पे मौजूद थे, यानी कि जमीन से 1 फीट ऊंचाई पे थे, और वो बहुत तेजी के साथ आगे की तरफ उड़ती हुई या बढ़ती चली जा रही थी। अब मुझे तो यकीन हो चला था कि कम से कम ये इंसान नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो मेरा सिपाही मौजूद था वो कहने लगा कि इसके सामने चलें या फिर इससे आगे निकालें तो क्लियर हो जाएगा। खैर मैंने जैसे ही अपनी जो बाइक थी उसकी स्पीड बढ़ाई और इससे तकरीबन 15 या 20 फीट आगे गया, और आगे जाने के बाद जब पलट के हम दोनों ने वापस देखा तो ये देख के हमारे होश उड़ गए कि ये जो औरत थी इसका 90% चेहरा जो था वो ना सिर्फ जला हुआ था बल्कि उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। इसके साथ साथ वो जमीन से तकरीबन 1 फीट ऊपर मौजूद थी और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ ही मौजूद नहीं है। अब ये देख के मेरे तो आसान खता हो गए। मैं बाइक को भगाने की कोशिश करूं तो ऐसा लगे जैसे बाइक चल ही नहीं रही, बल्कि कुछ देर बाद तो ऐसा हुआ कि हमारी जो बाइक थी वो मुकम्मल तौर पे बंद हो गई। अब मैं अपने तौर पे किक मारूं तो किक ना लगे, और अगर किक लग भी जाए तो स्टार्ट ना हो। एक अजीब सूरत हाल थी और एक अजीब खौफनाक मंजर था जो हमारे सामने मौजूद था। इस लड़के को जो भी कुरानी आयत आती थी इसने जोर जोर से ना सिर्फ पढ़ना शुरू कर दी थी, बल्कि वो मुझे भी हौसला दे रहा था, कह रहा था कि घबराओ नहीं, स्टार्ट करते रहो, बाइक स्टार्ट हो जाएगी। बिलाखिर 4-5 ट्राई के बाद बाइक स्टार्ट हो गई, लेकिन बाइक स्टार्ट होने के बाद जब मैंने गियर मारा तो गियर मारने के बावजूद ऐसा लग रहा था जैसे बाइक आगे नहीं बढ़ना चाहती। हालांकि आमतौर पे हमारे पास जो बाइक्स होती हैं वो 125 होती हैं और मुकम्मल तौर पे फिट गाड़ी होती हैं। खैर मैंने बार बार बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू की और बिलाखिर गाड़ी जो थी वो आगे बढ़ने लगी। उसके बाद जो हमने गाड़ी भगाई है तो हमने समझ लें कि लाइसेंस ऑफिस के पास जाके, जहां पे एक मोबाइल खड़ी हुई थी, वहां जाके रोकी है। जैसे ही हम लोग लाइसेंस ऑफिस पहुंचे तो हमारी जो बाइक थी वो बाकायदा थोड़ी सी स्लिप हुई और हम दोनों नीचे गिर गए। हम लोगों के होश उड़े हुए थे, हमारे पसीने छूट रहे थे, और हमारे जो अफसरान थे वो ये समझे कि शायद कोई डाकू पीछे लग गए या कोई इस तरह का वाकया पेश आया है। लेकिन जब हमने उनको बताया कि हमने इस तरह की एक औरत को देखा है तो कहने लगे कि भाई जब भी यहां से गुजरा करो तो जाते हुए भी आते हुए भी आयतल कुर्सी पढ़ के जाया करो, क्योंकि जो कोरंगी कॉजवे का हिस्सा है, खास तौर पे जो नदी है, इसके बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां हैं जो मशहूर हैं। अक्सर लोगों ने यहाँ पे एक औरत को देखा है, जबकि कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि यहाँ पे जहाँ झाड़ियाँ मौजूद हैं जो कि शायद अब कम हो चुकी हैं, उन झाड़ियों में से निकल के एकदम से कोई औरत बाहर निकलती है और एकदम से देखते ही देखते गायब हो जाती है। खैर उस वक्त तो हम जैसे तैसे उठे, अपने आप को संभाला, लेकिन कुछ देर के अंदर अंदर ही हम दोनों को ना सिर्फ शदीद बुखार हो चुका था बल्कि हम तकरीबन 7 से 8 दिन तक शदीद बीमार रहे। कभी कभी आपकी जिंदगी में इस तरह के वाकयात पेश आते हैं जिनके बारे में आप जब भी सोचते हैं आपकी हालत गैर हो जाती है, और ना सिर्फ आपकी हालत गैर होती है बल्कि आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि आने वाली जिंदगी में इस तरह के वाकयात पेश ना आए।